गुड मॉर्निंग। के मेरा। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी क्लास 10, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, संसाधन एवं विकास। इसके पीडीएफ को तैयार करने में बहुत बहुत सहयोग दिए हैं डॉक्टर रजनीकांत तिर्की सर, हमारे गुरु जो साथ में हैं, और इनका बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं साइंस का स्टूडेंट होकर के भी आज इतिहास को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, मेरा एक कोशिश है ज्योग्राफी को, हिस्ट्री को, है ना, और सिविक्स को, सभी सब्जेक्ट को भी अच्छी तरह से अध्ययन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जितना साइंस और मैथ आपको मार्क्स देते हैं उतना ही मार्क्स यहाँ भी मिलेंगे। चलिए, क्लास 10 ज्योग्राफी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, संसाधन एवं विकास। मैं पहली बार कोशिश कर रहा हूँ उन स्टूडेंट के लिए भी जो इंग्लिश मीडियम में हैं, वो हिंदी में बातों को समझे और समझ करके उसको आगे पढ़ाई जारी रखने की कोशिश करें। मेन प्रॉब्लम यही होता है। हमारा स्पोकन इंग्लिश क्लासेस का भी वीडियो आएगा और उसको आप देखते रहेंगे तो आप इंग्लिश अच्छी तरह से सीख जाएंगे। चल, कैन यू आइडेंटिफाई एंड नेम द प्रीवियस आइटम यूज्ड इन मेकिंग लाइफ कंफर्टेबल इन आवर विलेजेस एंड टाउन? क्या आप उन वस्तुओं का नाम बता सकते हैं जो गांव और शहरों में हमारे जीवन को आराम पहुंचाते हैं? लिस्ट द आइटम एंड नेम देम मटेरियल यूज्ड इन देयर मेकिंग। उनका सूची तैयार करें और इनको बनाने में प्रयोग होने वाले पदार्थों का नाम बताएं। यहाँ पर देखेंगे कि कुछ वर्ड्स को हाईलाइट किया गया, उस वर्ड्स को भी आप ध्यान रखेंगे। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध चीज़ों में के परिवर्तन की प्रक्रिया में प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थान के बीच एक पारस्परिक संबंध है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इन्वॉल्व्स एन interactive relationship between nature, technology and institution. In this chapter, we learn about relationship of nature, technology and institution. इस चैप्टर में हम प्रौद्योगिकी, प्रकृति और संस्थान के बीच में जो पारस्परिक संबंध है, उस संबंध के बीच में जानकारी हासिल करेंगे। ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विथ नेचर। मनुष्य प्रकृति के साथ में अंतःक्रिया करते हैं, उनके साथ में इंटरेक्ट करते हैं, उनके साथ में शामिल होते हैं थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन टू एक्रिएट देयर। और ये उनके साथ में जो इंटरेक्ट होते हैं थ्रू टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, और क्रिएट इंस्टीट्यूशन, और इंस्टीट्यूशन को विकास करके, ठीक है, मनुष्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्रकृति के साथ अंतःक्रिया करता और अपने आर्थिक विकास को गति देता है ना, और देने के लिए संस्थानों का निर्माण भी करता है। तो किस तरह के संस्थान का निर्माण करता है आर्थिक विकास देने के लिए, ठीक है, कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, उसको हम इस चैप्टर के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। डू यू थिंक दैट resources are free gifts of nature as is assumed by many? There are not. Resources are a function of human activity. क्या आप सोचते हैं कि संसाधन प्रकृति का निःशुल्क उपहार है, जैसा कि बहुत से लोग मानते हैं? Do you think that resources are free gift of nature as is assumed by many? वे नहीं है। These are not. Resources are a function of human activity. संसाधन मानव गतिविधि का एक कार्य है। Human beings themselves are essential component of resource. मनुष्य स्वयं संसाधनों का आवश्यक घटक है। They transform materials available in our environment. वे हमारे पर्यावरण में उपलब्ध सामग्री को संसाधन में बदलते हैं। इनटू रिसोर्स एंड यूज देम, और उनका उपयोग करते हैं। मनुष्य जितने भी संसाधन हैं, जैसे कि आप ले सकते हैं अभी सोलर एनर्जी, है ना,
सोलर एनर्जी को ले सकते हैं, सूर्य का प्रकाश था, लेकिन मानव ने क्या किया, उनको संसाधन के रूप में कन्वर्ट किया और आज उसका बहुत सारा मात्रा में एनर्जी के रूप में यूज किया जा रहा है। वाटर, पानी, पानी एक संसाधन था और उस संसाधनों का इन्होंने, मानव ने क्या किया, मॉडिफाई किया, उससे बिजली बनाया। अब बिजली बना करके, ठीक है ना, और आज एनर्जी के रूप में उपयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर वही बात बताई जाती है, ह्यूमन बीइंग देमसेल्व्स आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्स, दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इनटू रिसोर्स एंड यूज देम। वे मानव, मनुष्य स्वयं संसाधनों का एक आवश्यक घटक है। वे हमारे पर्यावरण में उपलब्ध सामग्री को संसाधनों में बदलते हैं और उनका उपयोग करते हैं। यहाँ पर एक पिरामिड दिखाया गया है, फिजिकल एनवायरनमेंट, प्राकृतिक भौतिक पर्यावरण का, और यहाँ पर जो देख रहे हैं, यहाँ पर ह्यूमन बींग्स हैं इस पिरामिड में। यहाँ टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन है, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशन और नेचर, प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाएं, ये सभी मिलकर के मानव को उत्थान में मदद करते हैं। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट, हमारे वातावरण में सभी चीज उपलब्ध है। विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, जो हमारे आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए सेटिस्फाइड करती है, प्रोवाइड्स करती है, वो हमें प्रदान करती है। इट इज टेक्नोलॉजिकल एसिबल। यह जो है वो क्या है, तकनीकी, ठीक है ना, जरूरतें हैं। इन इकोनॉमिकली feasible and culturally acceptable can be termed as resource। हम यहाँ पर संसाधन के बारे में जानेंगे कि संसाधन है क्या। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर चीज जिसका उपयोग हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। Everything available in our environment which can be used to satisfy our needs, बशर्ते कि यह तकनीकी रूप से सुलभ हो, है ना, यह आसानी से अवेलेबल हो सके, आर्थिक रूप से व्यवहार्य हो, यानी कि इकोनॉमिकली फेसिबल हो, यानी कि आर्थिक रूप से उसे प्राप्त कर सकें, है ना, ज़्यादा खर्च ना हो, और सांस्कृतिक रूप से स्वीकार हो, और हमारे कल्चरल पर भी कोई आंच नहीं आए, हमारा सांस्कृतिक जो वातावरण है वो भी खराब नहीं हो, है ना, और इसे ही संसाधन कहा जा सकता। ठीक है, हम यहाँ पर जाने कि संसाधन क्या, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर वो चीज, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट, है ना, विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड, जिसका उपयोग हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं, वो सभी संसाधन है। जैसे लकड़ी है, पानी है, हवा है, समंदर है, ठीक है ना, सूर्य का प्रकाश है, पेड़ पौधे हैं, सभी का यूज हम संसाधन के रूप में करते हैं। ये सभी संसाधन ही कहलाते हैं। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। इन संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है जो निम्नलिखित तरीके हैं। देयर रिसोर्स कैन बी क्लासिफाइड इन फॉलोइंग वेज। पहला जो है उत्पत्ति के आधार पर, ऑन द बेसिक ऑफ ओरिजिन। उत्पत्ति के आधार पर इसको दो तरह के भागों में बांटा गया है, बायोटिक एंड एबायोटिक, जैविक और अजैविक। और ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेबिलिटी, और समाप्य के आधार पर इसको दो तरह से बांटा गया है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय। हम आगे पढ़ेंगे जैविक और अजैविक क्या है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय क्या है। तो अभी हम जो जान रहे हैं वो हमें जानना यही है कि उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया है, बायोटिक एंड एबायोटिक, जैविक और अजैविक। और समाप्य के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेसिबिलिटी, इसके आधार पर दो तरह से बांटा गया है, नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। यानी कि बायोटिक, एबायोटिक, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल आर द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स। On the
बेसिक ऑफ ऑनरशिप, स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व मतलब उस पर अधिकार है, उसके अधिकार पर व्यक्तिगत, समुदाय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आधार पर बांटा गया। ऑन द बेसिक ऑफ ऑनरशिप इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल, और विकास की स्थिति के आधार पर ऑन द बेसिक ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट, यहाँ पर बांटा गया पोटेंशियल डेवलपमेंट, स्टॉक एंड रिजर्व, संभावित विकसित स्टॉक और भंडार के रूप में इसको वर्गीकृत किया गया। हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं संसाधनों का वर्गीकरण। जो हमारे संसाधन हैं वो कितने प्रकार के हैं? पहले तो जैव और अजैव, बायोटिक, एबायोटिक, दूसरा रेन्यूएबल और नॉन रेन्यूएबल, ठीक है ना, दो तरह से किया गया, ठीक है। और अब जो है हम यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं विकास की स्थिति के आधार पर संभावित विकास, स्टॉक और भंडार, ठीक है, पोटेंशियल डेवलपमेंट, स्टॉक एंड रिजर्व। आइए आगे बढ़ते हैं हम, है ना। यहाँ पर देखिए ग्राफ है जहाँ पर हम देखते हैं कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। संसाधन, रिसोर्स, नेचुरल और ह्यूमन, दो तरह के संसाधन हैं, जो प्रकृति से बनाया गया, कुछ मानव के द्वारा बनाया गया। प्रकृति के बनाया गया जो संसाधन है वो रेन्यूएबल और नॉन रेन्यूएबल है, नवीकरणीय योग्य और अनवीकरणीय योग्य है। यहाँ नवीकरणीय योग्य में भी कंस्ट्रक्शन और फ्लो, वाइंड वाटर, है ना, और बायोलॉजिकल है, यानी कि पवन, जल के सतत प्रवाह से बना हुआ है और जैव से बना हुआ है। और जैव से जो बना हुआ वहाँ भी दो तरह का है, एक नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ, एक प्राकृतिक वनस्पति जो है उनसे, और एक वन्य जीवों के से बना हुआ है। और अनवीकरणीय जो है उन्हें पुनः चक्रीय, जैसे फिर से रिसाइकिल किया जा सकता है, जैसे धातु वगैरह है, और कुछ ऐसे हैं जीवाश्म ईंधन वगैरह, है ना, जिसको अचक्रीय है, ठीक है, नॉन रिसाइकेबल, उसको रिसाइकेबल नहीं किया जा सकता। मानव द्वारा जो बनाए गए संसाधन हैं उनमें दो तरह के हैं, रचनाएं एवं संस्थाएं, स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन, और मात्रा एवं गुणवत्ता, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। इस प्रकार से जो रिसोर्स है, संसाधन है, उसको इस प्रकार से भागों में विभाजित किया गया है। अब संसाधनों को विभाजन जो किया गया, उन सभी विभाजनों को हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। डियर स्टूडेंट, मैं बहुत सोच समझ करके ये कदम उठाया हूँ ताकि आप हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों विद्यार्थी इसको अच्छी तरह से समझ सकें। अगर ये आपको अच्छा लग रहा हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, लाइक शेयर भी करें, ताकि हम समझ सकें कि हमारे द्वारा जो मेहनत किया गया ये यूजफुल हो रहा है। आगे हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्स, संसाधन के प्रकार। कितने प्रकार के संसाधन हैं? ऑन द बेसिक ऑफ ऑरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर बायोटिक रिसोर्स। अब हम बायोटिक जैविक संसाधन के बारे में बोलेंगे। दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ सच एज ह्यूमन बीइंग, फ्लोरा एंड फूना, फिशरीज, लाइफ स्टॉक etc। जैविक संसाधन ये जीव मंडल से प्राप्त होते हैं और इनमें जीवन होता है, जैसे मनुष्य, वनस्पति और जीव, मत्स्य पालन, पशुधन। ये चार जो कैटेगरीज हैं, इसमें क्या होता है? जीवन होता, मनुष्य, वनस्पति में सारे पेड़ पौधे आ गए, और जीव, जितने भी तरह के जीव, ऑल कैटेगरीज ऑफ लाइफ, है ना, जितने भी बीइंग्स हैं, जितने भी, है ना, जीव हैं, छोटे छोटे, बड़े बड़े, सभी इसी में आ जाते हैं। मत्स्य पालन, मछली पालन और पशुधन। पशुधन में आते हैं बकरी हो गया, गाय हो गया, भेड़ हो गया, ठीक है ना, घोड़ा हो गया, जिन पशुओं से हम आर्थिक लाभ ले सके, है ना, जिन पशुओं को पाल करके हम जीवन को चला सके, उनसे आर्थिक लाभ ले सके, प्रॉफिट ले सके, दैट इज पशुधन, उसको हम पशुधन कहते हैं। फिशरीज मत्स्य पालन को, मछली पालन को फिशरीज कहते हैं। इससे भी आर्थिक महत्व बहुत बड़ा है। हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा मत्स्य पालन किया जाता है और मछली का उत्पादन बहुत ही ज़्यादा है जो विदेशों में भेजा जाता है।
आगे बढ़ते हैं। एबायोटिक रिसोर्स, एबायोटिक रिसोर्स क्या है, अजैव संसाधन क्या है। अभी हमने पढ़ा जैव संसाधन के बारे में, अब हम पढ़ेंगे अजैव संसाधन के बारे में। एबायोटिक रिसोर्स ऑल दोज थिंग्स, वे सभी वस्तुएं विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, जो निर्जीव वस्तुओं से बना हुआ है, आर कॉल्ड एबायोटिक रिसोर्स, जिसे अजैव संसाधन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल रॉक्स एंड मेटल, उदाहरण के लिए चट्टाने और धातुएं। अभी हमने जैव है ना बायोटिक के बारे में पढ़ा, वहां सभी में जीव है, और एबायोटिक जो है उसमें क्या है, अजैव संसाधन में किसी में जीव नहीं है। ये निर्जीव वस्तुओं से बना हुआ एक ऐसा समूह है जो ह्यूमन बीइंग्स के लिए, उसके यूज के लिए संसाधन के रूप में आते हैं, और इसी संसाधन को है ना, इसी रिसोर्स को हम यूज करते हैं अपने जीवन को चलाने के लिए। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे ऑन द बेसिक ऑफ एक्सेसिबिलिटी, निःशेषता के आधार पर कितने तरह के संसाधन हैं। रिन्यूएबल रिसोर्स, रिन्यूएबल नाम ही है, रिन्यूएबल, रिन्यूएबल यानी कि उसको फिर से बनाया जा सकता है, राइट, ठीक है ना। नवीकरणीय संसाधन, नया किया जा सकता है ना। जिन संसाधनों का भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उन्हें नवीकरणीय या पुनः पूर्ति योग्य संसाधन के रूप में माना जाता है। द रिसोर्स विच कैन बी रिन्यूएबल, संसाधन जिसको फिर से बनाया जा सकता है, और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, और उसको भौतिक, केमिकल, रासायनिक और मैकेनिकल, यांत्रिक प्रोसेस, विधि से, है ना, किसी तरह विधि से उसको फिर से बनाया जा सकता है, आर नॉन एज रिन्यूएबल, उसे रिन्यूएबल संसाधन के रूप में जाना जाता है। और रिप्लेसेबल यानी कि पुनः पूर्ति, यानी कि फिर से उसको पूर्ति किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल सोलर एंड वाइंड, सौर ऊर्जा और हवा की ऊर्जा, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, पानी, जंगल और जंगली जीवन। द रिन्यूएबल रिसोर्स में फर्दर बी डिवाइडेड इनटू कंटिन्यूअस और फ्लो। इस नवीकरण रिन्यूएबल संसाधन को भी दो तरह से बांटा जाता है, निरंतर और प्रवाह, ठीक है ना। कॉन्टिन्यूसी और फ्लो, जो कॉन्टिन्यूसी हो, निरंतर चलता रहता है, और जिसमें फ्लो होता है, जिसमें धारा होती है। अब हम आगे जानने की कोशिश करेंगे कि धारा और प्रवाह क्या है। इससे पहले हम जानते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल, यहां देखिए नॉन नहीं, रिन्यूएबल मतलब क्या हुआ, फिर से बनाया जाना। तो नॉन रिन्यूएबल संसाधन क्या है, गैर नवीकरणीय संसाधन। दिस ऑक्यूर ओवर ए वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम, ये बहुत लंबे भूवैज्ञानिक समय में पाए जाते हैं। मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स, खनिज और जीवाश्म ईंधन। यहाँ देखें फॉसिल फ्यूल्स, जियोलॉजिकल टाइम्स, रिसाइकेबल, है ना, इसको हाईलाइट किया गया, अलग कलर में दिया गया, और यहाँ हिंदी में भी उस वर्ड को अलग कलर में दिया गया। मैं धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर रजनीकांत तिर्की सर का, जो आज 65 साल के उम्र में भी हमारे सहयोग कर रहे हैं, उन्हीं का बनाया हुआ सारा है, ठीक है। और कभी लाइव आएंगे आप सभी के साथ में, और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने इसको दिखाया है ताकि आप उस वर्ड को समझ सकें। रिसाइकेबल, देखिए यहाँ पर पुनर्चक्र है ना, यहाँ कलर है रिसाइकेबल, यहाँ पुनर्चक्र है। हिंदी वर्ड को जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज यू आर इंडियन, और हिंदी आपकी मातृभाषा है। हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, खाली अंग्रेजी जानते हैं, अंग्रेजी में 90% समझ नहीं पाते हैं। 90% स्टूडेंट 90% नहीं समझ पाता है। मैं टीचिंग लाइन में 24 साल मेरा कैरियर हो गया, इसलिए मैंने एक नया तरीका स्टार्ट किया है ताकि आप सभी इसको जान सकें। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, गैर नवीकरणीय संसाधन, है ना। दिस ऑक्योर ओवर ए वेरी लॉन्ग लॉजिकल टाइम, जियोलॉजिकल टाइम, ये बहुत लंबे भूवैज्ञानिक समय में पाए जाते हैं। मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जाम्पल ऑफ सच रिसोर्स।
खनिज और जीवाश्म ईंधन ऐसे संसाधन के उदाहरण हैं। These resources take millions of years in their information। इन संसाधनों को बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। Some of the resources like metal are recyclable। इनमें से कुछ जो है धातु जो है वो रिसाइकेबल है, पुनः चक्रित किया जा सकता है। एंड सम लाइक फॉसिल फ्यूल्स कैन नॉट बी रिसाइकल। कुछ जीवाश्म ईंधन है जिसको फिर से रिसाइकल नहीं किया जा सकता है कुछ, ठीक है ना, और इसके उपयोग से समाप्त हो जाता है और इसके उपयोग करने के बाद यह खत्म हो जाता है ना। कैन नॉट बी रिसाइकल एंड गेट एक्सेस विथ देयर यूजेज। इसका यूज करने के बाद ये एक्सॉस्टेड हो जाता है, यानी कि फिर से नहीं बनाया जा सकता। आगे हम पढ़ेंगे कि क्या है। अब हम यहाँ पर जानेंगे ऑन द बेसिक ऑफ ऑनरशिप। स्वामित्व के आधार पर किस प्रकार से संसाधनों को बांटा गया। सबसे पहले इंडिविजुअल रिसोर्स, व्यक्तिगत संसाधन। दीज आर ऑल्सो ऑन प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल। ये निजी तौर पर व्यक्तियों का अपना स्वामित्व होता है। मेनी फार्मर्स own lands which is allotted to them by government against the payment of revenue। बहुत से किसानों के पास जमीन है जो सरकार द्वारा उन्हें राजस्व के भुगतान के खिलाफ आवंटित की जाती है, यानी कि जो जमीन सरकार ने उन किसानों को दी है उसके बदले में किसान से राजस्व वसूली यानी कि टैक्स यानी कि कर को वसूली किया जाता है। इन विलेजेस there are people with land ownership but there are many who are landless। यहाँ देखिए लैंडलेस में भी ब्लैक लगा, यहाँ भी देखिए लैंडलेस मतलब भूमिहीन। रिन्यूएबल रेवेन्यू राजस्व है ना, याद रखना, इसको नोट करें कॉपी में, ठीक है ना। कहता है इन विलेज देयर आर पीपल विथ लैंड ऑनरशिप। गाँव में ऐसे लोग होते हैं जिनके पास जमीन का मालिकाना हक होता है। बट देयर आर मैनी हु आर लैंडलेस। लेकिन इनमें से कई हैं जिनके पास जमीन नहीं है, इसको भूमिहीन कहा जाता है। अभी भी हमारे देश में बहुत सारे किसान हैं जो भूमिहीन हैं, जो दूसरे की खेतों में जाके काम करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। अर्बन पीपुल own plot, houses and other properties। जो शहरी लोग होते हैं उनके पास अपना भूखंड, घर और अन्य संपत्ति के मालिक होते हैं। प्लांटेशन, पास्चर लैंड, पॉन्ड, वाटर इन वेल etc। वृक्षारोपण, चारागाह भूमि। चारागाह भूमि मतलब वैसे जगह जहाँ पर भेड़ बकरियों को चराया जाता है। तालाब, कुओं में पानी आदि व्यक्तिगत द्वारा संसाधनों के स्वामित्व के कुछ उदाहरण हैं। ये सभी किसी न किसी का एक मालिकाना हक होता। बहुत सारे ऐसे वृक्ष हैं जो गांव के लोग अपने से लगाए हैं, उनका मालिकाना हक उनका होता है भूमि का, तालाब का, कुएं का, ठीक है ना, वो बनवाते हैं ताकि उसको संसाधन के रूप में यूज कर सके और वो संसाधन उनको इनकम दे सके। कहता है आगे लिखा हुआ है ना, मेक ए लिस्ट ऑफ रिसोर्स ऑन बाय योर हाउस होल्ड। अपने परिवार के स्वामित्व वाले संसाधनों की सूची बनाएं। तो बनाएं, अपने दादा दादी माता पिता के साथ बैठे और पूछें कि हमारे लिए क्या क्या है, कितना जमीन है, कितना खेत है, ठीक है ना, उसमें कितने पेड़ लगे हुए हैं, ठीक है ना। आप भी जाने कि आपके पास क्या संसाधन है और वो संसाधन का आगे क्या यूज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। Community owned resource। There are resources which are essential to all the members of the community। सामुदायिक स्वामित्व वाली संस्था। सामुदायिक स्वामित्व क्या है? समुदाय, जब लोग एक से ज्यादा लोग मिल करके एक संगठन बनाते हैं उसको समुदाय कहते हैं।
यहाँ पर सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन क्या क्या होते हैं? देयर आर रिसोर्स विच आर accessible to all the members of the community। ऐसे संसाधन जो समुदाय के सभी सदस्य के लिए सुलभ है, यानी कि आसानी से मिल जाते हैं। विलेज कॉमन, शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण आम, चराई का मैदान, कब्रिस्तान, गांव के तालाब आदि, है ना। विलेज कॉमन जो गांव में सभी के लिए कॉमन्स होते हैं, जैसे सामुदायिक भवन है। ग्रेजिंग ग्राउंड, चारागाह सभी के लिए सामुदायिक होते हैं, ठीक है ना। वहां पर सभी कोई गांव के लोग अपनी भेड़ बकरियां गाय को चरा सकते हैं। ब्यूरियल ग्राउंड्स, विलेज पॉन्ड्स, गांव के तालाब, सभी गांवों में एक एक तालाब होता है जो सामुदायिक होता है। सारे गांव के लोग मिलकर के मछली छोड़ते हैं और जब मछली को मारा जाता है तो सभी गांवों में बांट लिया जाता है। आप सबके भी गांव में ऐसा होता होगा, राइट। पब्लिक पार्क, जो ऐसे पार्क जो पब्लिक के लिए है। पिकनिक स्पॉट, बहुत सारे से पिकनिक प्लेस है ना। प्ले ग्राउंड, खेल का मैदान इन अर्बन एरिया, शहरी क्षेत्रों में आर डी फैक्टो, ठीक है ना, जो वास्तव में है एक्सेसिबल टू द ऑल द पीपल लिविंग देयर, जो सभी के लिए सुलभ है, जो वहां के लोग रहते हैं और सभी उसको यूज करते हैं। नेशनल रिसोर्स, अब राष्ट्रीय संसाधन। कुछ ऐसे संसाधन हैं जो राष्ट्र के नाम पर समर्पित है। टेक्निकली ऑल द रिसोर्स बिलोंग टू द नेशन, तकनीकी रूप से सभी संसाधन राष्ट्र के हैं, हमारा कुछ भी नहीं है। द कंट्री हैज लीगल पावर टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड, देश के पास जनता की भलाई के लिए निजी संपत्ति तक का अधिग्रहण करने का कानूनी शक्तियां हैं। यानी कि जरूरत पड़े तो हमारी जो निजी संपत्तियां हैं वो भी सरकार अडॉप्ट कर लेगी, ले सकती है, ताकि देश का विकास हो सके। यू माइट हैव सीन रोड, आपने देखा होगा सड़कों को, कैनाल्स, नहरों को, रेलवेज, रेल लाइंस को, है ना, बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन फील्ड ऑन बाय सम इंडिविजुअल, जो है ना, जो सभी के इंडिविजुअल लैंड पर बने हुए हैं, जो लोगों का अपना जमीन है, उसी जमीन पर सड़कें, नहरें, रेल मार्ग बनते देखा होगा, है ना। सरकार को जिस ओर से लगती है कि हमें इस ओर से रेल लाइन बननी चाहिए, उन लोगों को नोटिस करती है, उनका लैंड उनके अधिग्रहण कर लेते हैं, उनके जमीन को ले लेते हैं। लेकिन ये इसलिए किया जाता है क्योंकि वहां पर उन गांव के लोगों को लिए नहीं, सारे लोगों को, पूरे भारत के लोगों को, पूरे देश के लोगों को वहां पर फायदा हो। तो जब पूरे देश के लोगों के लिए फायदा होती है तो सरकार हमारी निजी संपत्तियों को भी अधिग्रहण कर सकती है। दिस इज द रूल। ओके, बड़ा अच्छा लग रहा है ना, और आप सबको भी अच्छा लग रहा हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। आगे देखते हैं, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज। क्या है अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज? शहरी विकास प्राधिकरण। आप लोग कई बार कई जगह पर बोर्ड लिखा हुआ देखे होंगे, शहरी विकास प्राधिकरण। क्या है? व्हाट इज अर्बन डेवलपमेंट अथॉराइज, है ना। गेट इम्प्रूव बाय द गवर्नमेंट टू एक्वायर लैंड। शहरी विकास प्राधिकरण को सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण करने का अधिकार दिया जाता है। ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्स, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड इकोनॉमिक एरिया अप टू 12 nautical miles from the coast termed as territorial water and resource and therein belong to the nation। अब देखिए सरकार के लिए क्या क्या चीज है जो सरकार को समर्पित है। सभी खनिज, ऑल द मिनरल्स, जितने भी तरह के खनिज हैं वो उसका स्वामित्व सरकार का, चाहे आपकी जमीन में क्यों ना निकले। अगर सोना, चांदी या तांबा आपके जमीन में निकल रहा हो या कोयले के खदान आपके जमीन में है तो वो जमीन आपका नहीं रहेगा, सरकार का हो जाएगा, वो सरकार अधिग्रहण कर लेगी। वाटर रिसोर्स, जितने भी पानी के संसाधन है, जैसे नदी है, तालाब है, झरना है, बड़े बड़े, सब सरकार का है। फॉरेस्ट, जंगल, ये जंगल भी सरकार का। वाइल्ड लाइफ, जंगल में रहने वाले जितने जीव हैं उस पर भी सरकार का स्वामित्व है।
राजनीतिक सीमाओं के भीतर और तट से 12 समुद्री मील यानी कि 22.2 किलोमीटर की जमीन, ठीक है ना, जो तट से यानी कि समुद्र से 22.2 किलोमीटर की जमीन सरकार के अधिग्रहण में है। इसको प्रादेशिक जल कहा जाता है और उसमें संसाधन राष्ट्र के हैं और यहाँ पर वो जो संसाधन है वो राष्ट्र को समर्पित है। ये पार्ट 1 है। आगे पार्ट 2 में फिर से शामिल होते हैं। ओके, तब तक के लिए आप बने रहें, पार्ट 2 को फिर देखें। वीडियोस को आधे घंटे का पार्ट कर रहे हैं।